नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं मैप माई इंडिया पे डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग कंपनी के बिजनेस, कंपनी स्ट्रेंथ, कंपनी रिस्क और कंपनी का फंडामेंटल पे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इसके जो सास प्रोडक्ट है और सास इंडस्ट्री पे भी हम बात करेंगे। लेकिन डिस्कशन में आगे बात करने से पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। और अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि आपने ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है या शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो जाए और आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दें, जिससे और लोगों को हेल्प मिल सके और इस तरह से हम छोटे इन्वेस्टर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो के आधार पर आप बाय या सेल नहीं करेंगे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपनी बिजनेस के बारे में। तो ये एक डेटा एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसमें ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मैप एज ए सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये 3 सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग एडवांस डिजिटल मैप्स प्रोवाइडर है। इवन ये और भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर मैपिंग, एपीआईज मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, ये सभी सर्विसेज ऑफर करते हैं। और ये सभी सर्विसेज इनके मैप माई इंडिया नाम के ब्रांड से जाने जाते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में मैपल्स नाम के ब्रांड से जाने जाते हैं। एज ऑफ सितंबर 2021 इनके 2000 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। और इनके कुछ क्लाइंट्स की बात करें तो वो मोस्टली बीएफएसआई, टेलीकॉम, एफएमसीजी, इंडस्ट्रियल्स, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ये सारे होते हैं। और अगर हम कुछ कंपनीज के नाम देखें तो अमेजॉन एलेक्सा, एप्पल, इसरो, उबर, फेसबुक, मर्सिडीज बेंज, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, फोनपे, एचडीएफसी बैंक, टीवीएस, एयरटेल एटसेट्रा है। इनके डिजिटल मैप्स इंडिया के 6.29 मिलियन किलोमीटर रोड को मैप करते हैं। और इनके ये डिजिटल मैप्स इंडिया के 7,993 टाउन्स, 6 लाख विलेजेस एंड 1.7 करोड़ प्लेसेस को कैटेगराइज करते हैं विथ एआई पावर्ड 4D एंड हाई डिफिनेशन टूल, जिसमें लोकेशन, नेविगेशन, एनालिटिक्स और भी बाकी सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और ये सभी प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं, जो कि सास फॉर्मेट में होता है। सास यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो वीडियो में आगे बात करने से पहले सास को समझना जरूरी है। तो इसको हम लोग एक नॉर्मल आईटी कंपनी के एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि विप्रो या इन्फोसिस। तो विप्रो अपने क्लाइंट्स के जरूरत के अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है और यूजर तक पहुंचा देता है। और उसके बदले में वो एक फीस चार्ज करता है, जो कि मोस्टली वन टाइम होता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो वो क्योंकि इतना ज़्यादा कस्टमाइज होता है, तो उसके लिए एक एक्सपर्ट टीम को बैठाना होता है, जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो अब क्योंकि वो उनके सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, तो वो अपने क्लाइंट से लाइसेंस फीस चार्ज करते हैं। और इसके अलावा वो अपने क्लाइंट से इंस्टॉलेशन चार्ज भी करते हैं, क्योंकि ये सर्विसेज बहुत ज़्यादा कस्टमाइज होता है। और इसके साथ ही एएमसी का भी चार्ज करते हैं। एएमसी का मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। तो कोई भी नॉर्मल टेक कंपनी इन 3 तरह से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और अगर हम सास की बात करें तो सास भी सेम चीज करता है, बट यहाँ पर सास और नॉर्मल आईटी कंपनी में ये डिफरेंस आ जाता है कि सास कुछ भी कस्टमाइज नहीं बनाता है। वो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है और अपने यूजर तक पहुंचा देता है। और इनका जो मॉडल होता है वो मोस्टली सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होता है, जो कि रेकरिंग होता है। और साथ ही इंस्टॉलेशन चार्ज लेते हैं, और इसका ये कोई भी लाइसेंस फीस या एएमसी चार्ज नहीं करते हैं। तो अगर हम ये दोनों के रेवेन्यू मॉडल को कंपेयर करें तो सास का रेवेन्यू मॉडल जनरली आईटी कंपनी से 2x ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके रेकरिंग सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। और इनका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू B2B एंड B2B2C कस्टमर से आता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मैप माई इंडिया सास प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो मैप माई इंडिया पर सर्चेस के बेसिस पर फीस चार्ज करती है। तो चलिए अब कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो मैप माई इंडिया 1995 से डिजिटल मैपिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है। और इनका B2B एंड B2B2C सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। और चूंकि ये कंपनी इंडिया में 25 सालों से काम कर रही है, तो इनके पास ह्यूज डाटा पावर है और नेटवर्क इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा है। और ये अपने सारे ही प्लेटफॉर्म सर्विसेज और सॉल्यूशन इन हाउस ही क्रिएट करते हैं और उसको क्लाउड स्टोरेज पे स्टोर करके रखते हैं। तो इन्हें कोई हेवी मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती है अपने ऑपरेटिंग के लिए। तो ये एक बहुत ही एसेट लाइट कंपनी है। इन्हें बस अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करने में वन टाइम चार्जेस लगता है, जो कि फिक्स कॉस्ट होता है। तो इनका ऑपरेटिंग लीवरेज काफ़ी हाई होता है। हाई ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब ये होता है कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हाई होना।
अब बात करते हैं कंपनी रिस्क की। तो कंपनी का सबसे पहला रिस्क ये है कि कंपनी अपने सेल और रेवेन्यू के लिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, जिसमें ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को डिजिटल मैप एंड डेटा, नेविगेशन एंड मोबिलिटी टेक सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो आप इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग और रतन टाटा की इन्वेस्टमेंट वाली ब्रोकरेज फॉर्म के साथ आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये है शेयर का टेक्निकल ग्राफ और अभी जो शेयर का प्राइस चल रहा है 1484 रुपये का प्राइस चल रहा है। और इसका जो करेंट सपोर्ट है 1400 से लेके 1300 का, ये जो रेंज है 1400 से लेके 1300 का रेंज, ये इसका करेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर इसमें करेक्शन आता है, मीन्स अगर नीचे की ओर जाता है, तो कहीं ये 1300 रुपये का इस रेंज में आके कहीं से ये 1300 के आसपास से कहीं से ये रिट्रेट करने की कोशिश करेगा। तो देखिए, अगर किसी को यहाँ पर एवरेज करना है किसी को, या फिर किसी को न्यू एंट्री करनी है, तो आपको इस रेंज में आने दीजिए 1300 से 1400 का रेंज में। देन आप यहाँ पे एवरेज करिएगा या फिर यहाँ पे न्यू एंट्री करिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर यहाँ पे ये भी टूट जाता, 1300 का सपोर्ट भी टूटता है, तो अगला सपोर्ट जो आपका निकल के आता है 1150 रुपये का सपोर्ट है। और 1150 का सपोर्ट ये क्यों है? क्योंकि ये अपने हाई से लगभग 40% का ये डिस्काउंट पे, करेक्शन पे आपको मिलेगा, जो कि 1150 का प्राइस है। तो इसलिए इसका अगला सपोर्ट देखने को मिलेगा। 1300 का सपोर्ट अगर टूटता है तो अगला सपोर्ट 1150 का सपोर्ट है, तो ये फिर अगला सपोर्ट यहाँ पे बनाएगा। तो अगर किसी को एंट्री या एवरेज करेंगे तो आप इकट्ठे यहाँ पे 1300 से 14 के रेंज में आप इकट्ठे पैसे मत इन्वेस्ट करिएगा, कुछ पैसे बचा के रखिएगा कि इनकेस अगर और नीचे ब्रेकडाउन दे के नीचे आता है तो नीचे भी आप यहाँ पर एवरेज कर सकते। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 53.73% है। म्यूचुअल फंड वालों ने 3% समथिंग का यहाँ पे खरीदारी की है। डीआई ने यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग का कुछ खरीदारी की है। एफआई ने यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग का खरीदारी की है। वही रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे 35.38% की खरीदारी की है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रमोटर होल्डिंग देखना, जो कि आपका 40-45% से ऊपर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है 53.73% का यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि एक यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पे रिटेल ने भी कुछ खरीदारी की है, एफआई ने भी कुछ की है, डीआई ने भी की है, म्यूचुअल फंड ने भी की है। तो ओवरऑल देखिए तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे सब कुछ ओके देखने को मिल रहा है। कंपनी के इनिशियल रेशियो की बात करें तो मार्केट कैप देखें तो 7903 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। वही स्टॉक पीई देखें तो 164 है और इसका सेक्टर पीई 38 है। तो सेक्टर पीई से काफी ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है स्टॉक पीई। तो कहीं ना कहीं पीई के रेशियो से काफी हाई वैल्यूएशन पे ये शेयर अभी जो है ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू अगर देखें तो 64 समथिंग रुपीज का, 64 रुपए का कुछ आसपास का बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0 शो कर रहा है। आरओसी देखें तो 19.8% है, जो कि एक एवरेज अच्छा आरओसी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। आरओई देखें तो ये भी 15.4% का आरओई है, जो कि ये भी एक अच्छा और एवरेज यहाँ पे आरओई देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू यहाँ पे 2 है, जो कि आगे आपको एक बार स्प्लिट देखने को मिलेगा। और ये अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 23 शो कर रहा है। तो अगर इसे कंपेयर करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू को बुक वैल्यू से, तो यहाँ पे लगभग आपको एक शेयर का 23 गुना ज़्यादा रुपीस देना पड़ रहा है, 23 गुना ज़्यादा आपको पैसा देना होगा। तो अगर इसका वैल्यूएशन अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। वहीं स्टॉक पीई की बात भी करें तो अपने सेक्टर पीई से काफ़ी ऊपर की ओर ये ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन यहाँ पे बुक वैल्यू और स्टॉक पीई के हिसाब से काफ़ी महंगा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर कैश की बात करें कंपनी के पास तो 62 करोड़ का समथिंग का कैश है। वहीं अगर डेट की बात करें तो 19 समथिंग करोड़ का डेट है। तो ओवरऑल देखें राउंड फिगर में तो डेट यहाँ पे 20 करोड़ का डेट है। वहीं अगर इसका बात करें कैश की बात करें तो यहाँ पे 62 करोड़ का कैश है। तो कंपनी के पास डेट काफ़ी कम है, उससे कहीं ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा कंपनी के पास कैश है। तो आप इसको कंपनी को एक तरह से डेट फ्री कह सकते हैं, टेक्निकल नहीं बट आपको इसको डेट फ्री कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास कैश काफ़ी ज़्यादा है डेट से। वहीं ईपीएस की बात करें तो 157 रुपीज़ है, जो कि बहुत अच्छा ईपीएस देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे काफ़ी कम है, 2.52% है। वही अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 115% है, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर ओवरऑल इसे समरी करते हैं तो क्या अच्छा इसमें देखने को मिल रहा है और क्या खराब, तो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, ईपीएस यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास कैश काफ़ी ज़्यादा है, डेट के हिसाब से देखें तो 3 गुना ज़्यादा कैश है कंपनी के पास, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं आरओई
आरओसी और आरओई ये दोनों एवरेज देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा है। और इसमें कोई परेशानी की बात क्या है, तो परेशानी की बात यही है कि वैल्यूएशन हाई है, अपने बुक वैल्यू से भी हाई है, और स्टॉक पी अपने सेक्टर पी से भी काफी ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइल देखते हैं तो सेल्स अगर देखें तो 2018 में 149 करोड़ था, 2019 में 135 करोड़ हुआ जो कि कम हो गया, 2020 में 149 फिर से इंक्रीज हो गया कंपनी का सेल्स, और वही अगर 2021 में देखें तो 152 करोड़ का सेल्स रहा। तो ओवरऑल अगर देखें एवरेज निकाले तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। वही अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये भी आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर इसे एवरेज करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही अदर इनकम की बात करें तो ये भी आपका एवरेज अगर निकालते हैं तो हालांकि ईयर किसी साल में कम किसी साल में ज़्यादा, बट इसको एवरेज अगर देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अदर इनकम भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें फाइनली तो ये भी आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करें तो 2018 से 19 में कंपनी का सेम रहा नेट प्रॉफिट, बट 2020 में कम हुआ, 21 में फिर से इंक्रीज हुआ और अच्छा खासा इंक्रीज हुआ जो कि 60 करोड़ के आसपास चला गया। तो एवरेज अगर निकालते हैं नेट प्रॉफिट कंपनी का तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अगर एवरेज देखते हैं कि एवरेज क्या है तो जितना भी कुछ है आपका नेट प्रॉफिट, आपका अदर इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स, ये सभी चारों चीज आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एवरेज अगर निकालते हैं तो ये चारों चीज आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ठीक ठाक यहाँ पर देखने को कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं तो शेयर कैपिटल देखें तो 2018 से लेकर 2021 में कंपनी का शेयर कैपिटल फिक्स है, कुछ भी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि शेयर कैपिटल का इंक्रीज होना कंपनी पे एक तरह से कर्ज की तरह होता है। वही अगर रिजर्व की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का रिजर्व इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। वही अगर डेट की बात करें तो 2018 में और 2019 में कंपनी के कोई डेट नहीं था, जीरो डेट पे थी कंपनी, बट 2020 में कंपनी के ऊपर कुछ डेट आया 23 करोड़ का, बट 2021 में कंपनी ने अपने डेट को कम किए जो कि अभी 20 करोड़ है। तो 20 करोड़ का कंपनी पे डेट है और कैश कंपनी के पास में लगभग 62 करोड़ का कैश है। तो कंपनी के पास कैश काफ़ी ज़्यादा है, डेट काफ़ी कम है, मतलब कि डेट से लगभग 3 गुना ज़्यादा कंपनी के पास कैश है। तो आप एक तरह से कंपनी को डेट फ्री कह सकते हैं, टेक्निकल नहीं बट एक तरह से आप इसे कंसीडर कर सकते हैं कंपनी को, क्योंकि कंपनी के पास जितना कैश है जितना डेट है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास कैश है। तो बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो बैलेंस शीट भी यहाँ पे ठीक ठाक देखने को सब कुछ मिल रहा है। सो फ्रेंड्स ये था। कंपनी का कैश फ्लो अगर देखते हैं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखिए तो 2018 में 26 करोड़ था, 2019 में 23 करोड़ हो गया जो कि कम हुआ है 3 करोड़ के आसपास में। 2020 में फिर से कंपनी का कैश फ्लो देखें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो 2018 में 26 करोड़ था, 19 में 23 करोड़ हुआ, 20 में फिर से 24 करोड़ हो गया और 21 में 79 करोड़ हो गया, 80 करोड़ के आसपास में हो गया। तो अगर एवरेज अगर निकालते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। वही अगर नेट कैश फ्लो की बात करें जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, तो जो 2018 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -0 था, बट 2019 में प्लस में आ गया जो कि 3 करोड़, 20 में आपका 4 करोड़ और 21 में 17 करोड़। तो पिछले 3 साल से कंपनी का नेट कैश फ्लो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और ओवरऑल देखें तो यहाँ पर कैश फ्लो भी एक ठीक ठाक अच्छा देखने को मिल रहा है। बट फ्रेंड्स, इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद भी रिसर्च कर लें, देन आप डिसीजन लें। आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू या नॉलेज मिली हो तो इसके बदले आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।